नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। अक्सर किसी न किसी का परिचय दिया जाता है इस देश में, इस समाज में, इस शहर में, इस गली में, हर दौर में। लेकिन कुछ ऐसे भी चरित्र होते हैं, कुछ ऐसे भी शख्स होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर इतनी ज़्यादा प्रतिभाएँ होती हैं, इतने ज़्यादा शेड होते हैं कि एक बार में उनका परिचय नहीं दिया जा सकता। हाँ, उसको कहने के लिए हम कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी। जिस तरह से शॉपिंग मॉल में हर कुछ एक स्थान पे ही मिल जाता है, वैसे ही एक शख्स आज हमारे साथ हैं जिनका परिचय हम आपको उनके नाम के साथ ही देना चाहेंगे। उनका नाम है वागीश सारस्वत। वागीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इनका परिचय बहुत है, लेकिन संक्षेप में हम आपको बता दें कि सबसे पहले ये लेखक हैं, पत्रकार हैं, कलाकार हैं और बहुत अच्छे व्यंग्यकार के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक जो जिम्मेदारी भरा जो पद है इनके पास है, उपाध्यक्ष हैं। और सबसे जो अलग परिचय है वो एक अच्छे इंसान है। और जाहिर तौर पर जब इतनी सुविधाएं एक इंसान के अंदर हो तो जाहिर तौर पर हर किसी को एक अलग मुकाम तय करने को मौका मिलता है। वागीश जी, आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको छोड़ते नहीं हैं, आपके साथ सब चिपक जाते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में भी आपने अलग अलग तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। साहित्य में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको एक गंभीर बीमारी भी है जिसको फिल्मोनिया हो गया है और जिसके तहत बहुत सारी फिल्में भी आप लाने वाले हैं। क्या कहेंगे अपनी यात्रा के बारे में? बड़ी संघर्षपूर्ण यात्रा है। ऐसा लगता है कि लोग चिपक जाते हैं, लेकिन ये जो चिपकने का प्रोसेस है जी, वो तब होता है जब आप गुड़ होता है। गुड़ होगा तो चींटे भी आएंगे, चींटियाँ भी आएंगी, मक्खी भी आएंगे, मच्छर भी आएंगे। अब उनमें से ही अपने को चुनना होता है। असल बात यह है कि जो भी चिपक रहे होते हैं हमसे, कई बार हमको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चिपक रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है कि हम भी तो चिपक रहे होते हैं ना। चुंबक का काम दोनों तरफ से होता है। लोखंड जरूर है, लेकिन चुंबक भी लोहे की तरफ खींचता है। अब इसमें फ़ायदा किसका है ये तो वक्त बताता है, लेकिन ये प्रोसेस लगातार चलते रहना चाहिए। अगर आपके भीतर का चुंबकत्व खत्म हो गया, आपके भीतर का गुण खत्म हो गया, तो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। मुझे अक्सर ये लगता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन हमारी सफलता या असफलता को इंडिकेट करता है। हर किसी के पास अपना पैमाना हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन मेरे पास बहुत कम फ़ोन आते हैं उस दिन मेरी ज़रूरत लोगों को नहीं है। जिस दिन सुबह से मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग काम के लिए फ़ोन आते हैं, उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी उपयोगिता है, मेरी उपादेयता है, मेरा जीवन सार्थक हो रहा है, क्योंकि लोग मुझे अपने काम के लिए फ़ोन कर रहे हैं। अगर मैं किसी का काम ना कर पाऊँ तो लोग मुझे फ़ोन करना बंद कर देंगे। जिस दिन मुझे फ़ोन आने बंद हो गए उस दिन मैं ये मान लेता हूँ कि आज मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। अक्सर हमने सुना है, महसूस किया है, अपना तो अनुभव भी रहा है कि बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं तो बहुत सारी जो विधाएं हैं, उनकी बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं वो गौण हो जाती हैं, क्षण हो जाती हैं। लेकिन वागीश सारस्वत एक ऐसे नाम के जो मालिक हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में जाने के बाद भी अपनी बाकी जो विधाएं हैं, बाकी जो उनकी प्रतिभाएं हैं, उसको साथ लेकर चलने का काम किया है। अगर हम साहित्य की बात करें, पत्रकारिता की बात करें, फिल्मों की बात करें, शॉर्ट फिल्मों की बात करें, व्यंग्य की बात करें, तो सब कुछ साथ साथ चल रहा है। अक्सर हमने देखा कि पॉलिटिक्स में जाने के बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अब अगर किसी नेता को कह दिया जाए कि कल तक सब कुछ जानता था, पहचानता था, अब अनभिज्ञ हो गया हूँ, क्या कहूँ दोस्तों, मैं राजनीतिज्ञ हो गया हूँ, ये तो आप पर लागू नहीं होता। असल में बात यह है कि मैं राजनीति में आने से पहले ही राजनीति में था। इसको यूं समझना पड़ेगा कि जब मैं कॉलेज में था जी, तब विद्यार्थियों की राजनीति से शुरुआत मेरी हुई थी। कॉलेज की जो स्टूडेंट्स यूनियन के लिए मैंने चुनाव भी लड़ा था। उसके बाद हरियाणा की राजनीति में किसानों को लेकर मैंने काम किया था। अच्छा। हरियाणा बचाओ मंच हमने बनाया था, जिसका मकसद चुनाव लड़ना नहीं था, लेकिन किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे, पूरे हरियाणा को नहर से जोड़ा जाए, जो लोग पानी से वंचित हैं उन तक किस तरह से वो पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए। इसके लिए हमने लंबा आंदोलन चलाया था। उस वक्त मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, और वो इतने आहत हो गए थे कि उन्होंने हमारे पीछे हर वक्त सीआईडी छोड़ रखी थी। हमारे एक एक पल की सूचना उनको मिलती थी और कभी कभी हमको अंडरग्राउंड भी होना पड़ता था उनसे अपनी योजनाओं को बचाने के लिए। तो वो जो ट्रेनिंग थी, मुझे ऐसा लगता है कि बाद में वही काम आई।
हालांकि मैं मुंबई जब आया था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति के अखाड़े में कूदूंगा या मुझे जाना पड़ेगा। संयोग की बात है, वो भी हाई प्रोफाइल राजनीति। हाई प्रोफाइल राजनीति कुछ चीज़ें नियति ने पहले से तय कर रखी होती हैं जो हमको पता नहीं होता है। क्योंकि मैं यहाँ आया था एक फिल्म मेकर बनने के लिए, लोगों को लगा कि वागी सारस्वत एक्टर बनने आया, लेकिन मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था। शुरुआत मेरी एक्टिंग से ही हुई थी फिल्म को लेके, लेकिन पहले ही दिन शूटिंग के वक्त में मुझे ये महसूस हो गया था कि मैं एक्टर बनने के लिए नहीं हूँ, मुझे क्रिएटिव बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है। और उसी दिशा में काम कर रहा था। चूंकि धन नहीं था और बिना पैसे के फिल्म में सफलता मिलती नहीं है, तो लेखक बना, कई सारे सीरियल लिखे, कई सारी फिल्में लिखी। कुछ जगहों पे मेरा पैसा डूब गया, नहीं मिला। इंडस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आपको पैसा नहीं मिलता। ABCL अमिताभ बच्चन की एक कंपनी है, डब्बू मलिक के लिए एक फिल्म लिखी थी, उसका पैसा नहीं मिला। और जब उसका पैसा नहीं मिला तो मन थोड़ा सा दुखी हुआ, और उस वक्त मैंने तय किया कि अब मैं किसी और के लिए नहीं लिखूंगा। फ्री में नहीं लिखूंगा? नहीं, लिखूंगा ही नहीं। अच्छा। जब भी लिखूंगा खुद के लिए लिखूंगा। अपनी कोई फिल्म मुझे खुद बनानी होगी तो मैं ज़रूर लिखूंगा, दूसरे किसी के लिए भी नहीं लिखूंगा। तब से मैंने किसी और के लिए नहीं लिखी। मदद ज़रूर करता हूँ, सलाह कोई लेना चाहता है तो मैं उसको जो कुछ भी मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ, लेकिन लिखता नहीं हूँ, किसी को अपनी स्टोरीज देता नहीं हूँ। इस बीच में मेरी किताबें भरपूर आई हैं, किताबें अवेलेबल हैं। अब मैं लिख रहा हूँ। मेरी अभी मराठी फिल्म सोटक्या तैयार हो रही है, उसकी पूरी कहानी मैंने तैयार की, स्क्रिप्ट मैंने तैयार की। हिंदी फिल्म सलाम कुर्सी तैयारी की तरफ है, गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, अब उसकी शूटिंग शुरू होगी, वो मैंने लिखी। बहुत सारी शॉर्ट फिल्में भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी शॉर्ट फिल्में, लेकिन वो शॉर्ट फिल्में मैं नहीं लिख रहा हूँ। हाँ। वो शॉर्ट फिल्में उड़ीसा की एक, हाँ, मेरी कंपनी फिल्मोनिया उसको प्रोड्यूस कर रही है, रश्मि पटेल मेरे साथ में है। और इतिश्री राठौर एक राइटर हैं उड़ीसा की, हिंदी में लिखती हैं और बहुत बेहतरीन लिखती हैं। अभी 3 शॉर्ट फिल्म्स की कहानी हमने उनकी सिलेक्ट की है और उस पर हम लोग काम शुरू करें। पहली फिल्म अभी हम शुरू करेंगे, दादाजी टाइटल से एक शॉर्ट फिल्म हम बनाने वाले हैं, वो इतिश्री की ही लिखी हुई कहानी पर है। और रश्मि उसका प्रोडक्शन का पूरा काम देख रही है, एक्टर भी हैं, अच्छी खासी टीम बना ली है आपने। पूरी टीम है हमारे पास में, हर तरह के लोग हैं, हर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश कर चुके हैं हम। हमारा स्टूडियो भी है गोरेगांव में, वेरी गुड, जिसमें हम बैठ के जब जैसा ज़रूरत होती है वो काम करते हैं, शूट भी कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा वागी जी, आप ये मानते हैं कि अच्छी टीम होती है तो कंपनी मजबूत होती है? बिना टीम के आप देखिए, बहुत अच्छी बात किसी ने मुझे कही थी कि आप कितने भी अच्छे तीरंदाज हो, कितने भी अच्छे तलवारबाज हो, कितने भी अच्छे नेतृत्व के गुण रखने वाले हों, आप सेना के सेनापति हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सेना में दम नहीं है, अगर आपकी सेना आपके निर्देशों को समझ नहीं सकती है, तब आप जीती हुई लड़ाई भी हार जाते हैं। बिल्कुल। असल में जीत हो या हार हो, लड़ती सेना है, जीतती सेना है, श्रेय सेनापति को जाता है। कोई भी बड़े से बड़ा नेता, मैं बहुत छोटी सी बात कहूँगा, आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत करीब से मिला हूँ, पूरे 24 घंटे मैंने उनके साथ गुजारे हैं, सुबह से लेके पूरा वक्त में उनके साथ पल पल देखा है, मैंने उनको जिया है। अगर सिर्फ नरेंद्र मोदी को काम करना हो तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी एग्जीक्यूशन की टीम, उनके सलाहकारों की टीम उनको आज इस मुकाम तक लेके आई है। हाँ, नेता है या सेनापति है, उसमें धैर्य, क्षमता, संयम, ये सब चीज़ें लगती हैं, लेकिन मनोबल जो है, ताकत जो है, वो सिर्फ आपकी टीम बढ़ाती है। टीम अगर कमज़ोर है जी, टीम अगर चापलूस है, वो चमचागिरी करेगी, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। टीम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बेशक झगड़े होते रहे टीम में, लेकिन टीम मजबूत होनी चाहिए। और एक बार सेट पे पहुंचने के बाद कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अगर कमांडर ने कह दिया यस, बिल्कुल, तो यस, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, वहाँ सवाल नहीं होने चाहिए। पोस्ट प्रोडक्शन में आप मेहनत कर सकते हैं अगर कुछ गलतियाँ हो गई है, लेकिन प्री प्रोडक्शन के वक्त में आपको सारी की सारी कमियों को दूर कर लेना चाहिए। सेट पे किसी भी तरह का कोई भी बवाल या विवाद नहीं होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अनुशासन है। अनुशासित टीम और योग्य टीम, यही आपको आगे लेके जाती है। इसमें से जरा सा भी कमजोरी आ गई तो अच्छे खासे, अक्सर कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया में बड़े बड़े शिपिंग कंपनीज के मालिक आए और जहाज डुबा के चले गए।
क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यही है कि वो आते हैं ना तो उनको अच्छी टीम मिल पाती है ना अच्छे लोग मिल पाते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग आते ही सबसे पहले एडवांस मांगते हैं। आपने एक बार एडवांस दे दिया, उसके बाद आपका काम हो या नहीं हो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका काम बन गया, फिर आपकी फिल्म बने नहीं बने। बिल्कुल। टीम ऐसी होनी चाहिए कि आपसे सिर्फ पैसों के लिए ना जुड़ी हो, मकसद हो और उस मकसद को पूरा करने की ताकत हो, क्षमता हो, मेहनती हो। बिल्कुल। और विजन होना चाहिए, विदाउट विजन बिल्कुल कुछ विजन तो ज़रूरी है। और जाहिर तौर पर अगर आपके अंदर संस्कार है, कुछ सोचने का अलग तरीका है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करें तो आप प्रवक्ता के तौर पर बहुत ज़्यादा सराहे गए हैं और आपके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे कि भाई और पार्टी नहीं थी आपके पास। इस मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन एक कार्टूनिस्ट के तौर पर आपने राज साहब को भी देखा है, राज साहब के बयानों को भी अच्छी तरह हम सब जानते हैं। एक कलाकार के तौर पर आप राज साहब के बारे में क्या कहेंगे? मैं सच कहूँ तो राज साहब से जो मेरी मित्रता हुई, राजनीति तो बाद में शुरू हुई, मित्रता हुई, उसकी वजह ही उनकी कार्टूनिंग थी और मेरा व्यंग्य लेखन था जी। उन्होंने कूची से चित्रकारी करके व्यंग्य को क्रिएट किया, मैंने शब्द गढ़ के व्यंग्य को क्रिएट किया। तो कहीं ना कहीं हम दोनों में एक व्यंग्यकार था जो एक दूसरे को जोड़ता था। उनकी कार्टूनिंग कुची से होती थी, वो किसी की भी नाक टेढ़ी करके, आंख बड़ी करके, मुस्कुराहट देने का काम करते थे और बहुत बड़ा मैसेज, एक छोटा सा चित्र बना के एक लाइन लिखने के बाद वो दे जाते थे। हमारा व्यंग्य लेखन का भी इसी तरह का कि जो भी असंगतियां हैं, विसंगतियां हैं, विद्रूपता हैं, बुराइयां हैं, उन पे हमको करना होता था जी। लिखना होता था, उनको कुरेदना होता था ताकि उनको ठीक किया जा सके। तो बेहतरीन कलाकार हैं राज ठाकरे जी, बेहतरीन दोस्त हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्द है यारों का यार। बिल्कुल। तो राज ठाकरे यारों के यार हैं। आप तो कहेंगे ही। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। वागीश सारस्वत जी हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं हमारे साथ और देखते रहिए आमने सामने। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ आमने सामने और हमारे आज के खास मेहमान हैं वागीश सारस्वत, जिनके अंदर कूट कूट कर हर विधा भरी हुई है। और अभी ब्रेक से जाने से पहले हम बता रहे थे कि राज साहब के बारे में वो कैसा सोचते हैं। उन्होंने कहा था यारों के यार हैं, लेकिन उत्तर भारतीयों ने बहुत विरोध किया था। वागीश जी, आपको याद होगा जब आप राज ठाकरे साहब से जुड़े थे, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगे आज?
नहीं, उत्तर भारतीयों को शायद राज साहब ठाकरे समझ में नहीं आए। वो कभी उत्तर भारतीय विरोधी थे नहीं, ना ही उन्होंने उस तरह का कभी कहा। सिर्फ हाँ, मराठी को प्रमोट जरूर कर रहे थे और करना भी वो चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है। अपने राज्य में अपनी भाषा को, अपने लोगों को प्रमोट करना ही चाहिए। और भूमिपुत्र का जो मुद्दा है वो पूरे देश भर में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहाँ पे ना हो। आप दिल्ली उठा करके देख लीजिए, पंजाब उठा के देख लीजिए, बाहरी लोगों की समस्या हर जगह स्थानीय लोगों को परेशान करती है, तो वो यहाँ पे भी थी। उनका वो राजनीतिक मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर भारतीय लोग समझ नहीं पाए और उसकी सबसे बड़ी भूमिका उसमें रही मीडिया की। मीडिया ने जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया वो गलत था। आधे अधूरे शब्दों को काट के दिखाना और एक माहौल बना देना नेगेटिव वाला, वो तैयार किया गया जो ठीक नहीं था। पिछले दिनों राम नाईक जी आए थे, जो उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल हैं। योगी सरकार जी ने एक ऐसा कानून बनाया कि मुंबई में उत्तर भारतीय दिवस मनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। नहीं, आपको शायद सूचना नहीं है पूरी। मैं उस पूरी प्रक्रिया से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। मुंबई में पहले से मनाया जाता रहा है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को होता है। 24 जनवरी को एक नोटिफिकेशन निकला था कि आज से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उससे वो आगरा प्रोविंसेस वगैरह उसका नाम हुआ करता था, वो अंग्रेज़ों के ज़माने से, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। राम नाईक जब बने थे राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने शुरुआत में एक प्रपोजल वहाँ की गवर्नमेंट को दिया था कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाना चाहिए। अखिलेश सरकार थी उस वक्त में। अखिलेश सरकार ने पहले तो हाँ कहा, लेकिन बाद में उसने शायद कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी तो उसने ना किया। लेकिन राम नाईक ने उसी दौर में, उसी वक्त से राजभवन में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाना शुरू कर दिया था। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम भी जो विरोध कर रहे थे यहाँ उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस मनाए जाने का, वो इसलिए विरोध कर रहे थे कि यहाँ आप राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश जहाँ का दिवस आप मना रहे हैं वहाँ सरकारी तौर पे कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो जो प्रांत खुद का स्थापना दिवस नहीं मनाता है, उसके नाम पे आप महाराष्ट्र में क्यों तमाशा कर रहे हो? और वो हमारी लेकिन ये भावनात्मक कैसे हो गई? जब उत्तर प्रदेश सरकार को जब ये भावनात्मक नहीं लगा, वहाँ के लोगों को बनारस में क्यों नहीं मनाया गया, लखनऊ में क्यों नहीं मनाया गया, गोरखपुर में क्यों नहीं मनाया गया? अब योगी सरकार ने सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाने का प्रावधान किया है। मतलब अब अगर वो मनाया जाए, विरोध का मतलब ही नहीं है ना। अगर आप यहाँ आके राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करोगे, यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश करोगे या यहाँ माहौल मैसेज गलत देने की कोशिश करोगे, तो विरोध होगा ना। छठ पूजा तो करने देंगे आप? देखिए, छठ पूजा का विरोध भी हमने तब किया था जब उसका राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम के लिए कहाँ किसने मना किया है? आप मनाइए ना। और दूसरे देशों में जब हम दूसरे देशों के दिवस मना सकते हैं तो हम यहाँ भी मना सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है, एक कल्चरल नाइट होती है, उसमें राजनीतिक भाषणबाजी नहीं होती, उसमें किसी पॉलिटिकल उसको चुनौती देने की बात नहीं होती, महाराष्ट्र को बदलने की या महाराष्ट्र में अपनी घुसपैठ करने की बात नहीं होती है। अगर उस तरह की चीजें फिर से शेप लेंगी तो राज ठाकरे जी की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फिर से विरोध करेगी। हम लगातार विरोध करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब समझदार लोग आ गए हैं, चीजों को समझने लगे, बहुत कुछ बदला है, सोच बहुत कुछ बदला है, सोच बदलनी ही चाहिए। इसी सोच के साथ हम विषय भी बदल देते हैं। और जाहिर तौर पर हमने महसूस किया है, वाघेश जी, बचपन से हमने देखा है कि जिस इंसान को फिल्मी कीड़ा काटता था या जिसको देखकर लोग कहते थे अरे इसको तो कुछ बीमारी है, फिल्मोनिया हुआ है क्या, आप उस शब्द को आपने पकड़ लिया है, अपनी कंपनी का नाम फिल्मोनिया दिया है, इस बारे में बताइए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द बोला था कि कूट कूट के भरा हुआ है, तो ये तो सच्चाई है कि बहुत कुटाई हुई है। और कुटाई का कारण ये होता था कि हम कविताएं लिखते थे तो कूटे जाते थे, नाटक करते थे तो कुटाई होती थी। जम के पिताजी ने जितना हो सकता था डंडे से धोया है, माँ जितना मार सकती थी उन्होंने मारा है, और मजबूत भी बनाया है। जितना 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 ये होता गया कि ये तुमको काम नहीं करना है। हमारे व्यक्तित्व में थोड़ी सी बगावत टाइप की चीज़ें हैं, तो जिन जिन चीज़ों के लिए कहा गया कि नहीं करना है वही चीज़ें हम ज़्यादा करते गए। थिएटर के लिए मना किया गया, हमको कहा गया कि ये नचनियों वाला काम तू क्यों कर रहा है। तो हमको लगा कि हमें यही करना है क्योंकि वो हमको सेटिस्फेक्शन। आपने अपनी धारा बनाई ना। दूसरी बात ये है कि वाग्धारा असल में उसका नामकरण मैंने नहीं किया था। अच्छा। एक हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, टीडी दिनकर,
ठाकुरदास दिनकर उनका नाम था, बड़े साहित्यकार थे, बड़े कवि थे। हम शुरुआत में जब 11वीं 12वीं में आए तभी युवकों का एक ग्रुप तैयार हुआ और ये सोचा जाने लगा कि कोई हम साहित्यिक मंच बनाते हैं। अच्छा। उस वक्त दिनकर जी ने इसका नाम दिया और बाद में आके मेरे नाम से उसको जोड़ा गया, जबकि उस वक्त उसका मतलब वाग्धारा का मतलब होता है शब्दों की नदी, बहुत सीधा सीधा अर्थ है, लेकिन बाद में उसको वागीश के साथ जोड़ के वाग्धारा देखा जाने लगा। सबकी अपनी लोकतंत्र है, आज़ादी है, सोचने अपनी अपनी समझ होती है, जबकि वैसा कुछ नहीं है। वाग्धारा हमारे टीम के लोगों से जुड़ा हुआ है और वाग्धारा के तहत हमने न्यूज़पेपर भी निकाला, बहुत सारे कार्यक्रम उसके बैनर के तले किए जाते रहे। पिछले 11 साल से मुंबई में होली का जो सबसे बड़ा आयोजन होता है वो वाग्धारा के माध्यम से ही किया जाता रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग जाते हैं, उत्तर भारतीय समाज के जो बड़ी बड़ी हस्तियां सब जाते हैं। तो उसमें वागीश का योगदान नहीं है, उन सब मित्रों का योगदान है, जिनकी वजह से वो ऐसा माहौल बनाना वो भी तो बड़ी बात है। बस हमने वहाँ भी तो आप पॉलिटिकल कुछ भी नहीं करते। नहीं, राजनीति हर जगह नहीं लाई जाती। आप, मैं वही कह रहा था कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको संस्कृति के तहत ही किया जाए, बेवजह राजनीति उसमें ना डाली जाए। अब मैं चाहता तो होली को राजनीतिक बना सकता था, मैं सारे नेताओं को उस तरह से, मेरे यहाँ नेता भी आते हैं, फिल्म कलाकार भी आते हैं और कोई विरोध भी नहीं करता, लेकिन सब लोग गले मिलते हैं। वो किसी ये दिखाने के लिए नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपस में क्यों मिल रहे हैं या शिवसेना और बीजेपी के लोग क्यों मिल रहे हैं, मनसे के लोगों से कांग्रेस की उत्सव में शामिल होने, सब उत्सव में शामिल होने जाते हैं, आनंद से एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं, मस्ती करते हैं और अपना सांस्कृतिक उत्सव जिस तरह से मनाया जाना चाहिए उस तरह से मनाते हैं। उसमें मराठी गाने भी गाए जाते हैं, भोजपुरी गाने भी गाए जाते हैं, हिंदी गाने भी गाए जाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। और हमने तो कॉज के साथ भी जोड़ा, कैंसर पेशेंट्स के साथ हम होली मनाते हैं, जो लास्ट स्टेज पे कैंसर पेशेंट्स पहुंच जाते हैं। तो हम हमारी टीम ने ये तय किया कि कुछ ऐसा करें, होली तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन होली के माध्यम से अगर हम कुछ चेहरों पे कुछ पल के लिए मुस्कान दे सकें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो करें। तो मेरी टीम के लोगों ने ही वो प्रपोजल दिया, मेरी टीम के लोगों ने ही हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट किया और उस तरह के पेशेंट्स को ला करके एक जगह बिठा करके उनके साथ में मस्ती की और उनकी आंखों में खुशी के आंसू देख करके अच्छा लगा, ऐसा लगा कि कुछ पल हमारे सार्थक हुए इस तरह का कार्यक्रम करके। बिल्कुल। वाकई जी, आपकी बहुत सारी पुस्तकें आने को आतुर हैं, भी बहुत सारे अलग अलग आप व्यंग पे भी काम कर रहे हैं। आपकी पुस्तकों को जो लोग पढ़ना चाहें, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं अभी, अगर उनमें से जो लोग पढ़ना चाहें आपकी पुस्तकों को, तो वो कैसे ले सकते हैं? मेरी 2 पुस्तकें तो अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं, आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। व्यंग ऋषि शरद जोशी और चमचे की जय हो वहाँ पर अवेलेबल है। मुंबई के लोग अगर पढ़ना चाहें तो मेरी सारी किताबें परिदृश्य प्रकाशन के स्टॉल्स पे अवेलेबल होती हैं और मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे मित्रों से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में शिल्पायन पब्लिकेशन ने मेरी ज़्यादातर किताबें छापी हैं। मनसे के किसी कार्यकर्ता से आप इनके बारे में पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि पत्रकार मित्र ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि ये लेखन का मामला है और लेखन में हर किसी की दिलचस्पी नहीं होती। हाँ, राज साहब ने मेरी सारी पुस्तकें पढ़ी है। जब भी कोई किताब आती है और संयोग की बात यह है कि मेरी जब पहली किताब आई थी एकलव्य का अंगूठा, उसका तो विमोचन ही उनके हाथों से हुआ था और वो एकलव्य का अंगूठा इतनी पसंद थी राज साहब को कि जब वो शिवसेना छोड़ने के बाद महाराष्ट्र के दौरे पे गए तो मुझे अपने साथ लेके गए और रोज़ मुझसे वो कविता सुनते थे। फिर नागपुर पहुंच के उनको वो कविता याद हो गई थी और उन्होंने खुद वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और उसके बाद उस कविता का पाठ करना खत्म हुआ। लेकिन मेरी कविताओं से काफ़ी इम्प्रेस रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जब दुविधा मनस्थिति थी, शिवसेना छोड़ूं कि ना छोड़ूं, तब एकलव्य का अंगूठा ही वो कविता थी जिसने राज साहब को निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। और ये बात उन्होंने अपने सभी मित्रों, पत्रकारों और मीडिया के सामने स्वीकार की थी। बहुत अच्छा लगा कि शब्द की शक्ति किसी को इस ऊंचाई तक भी ले जा सकती है। बहुत बड़ी बात है वाकई जी, ये इस तरह की बात अगर राज साहब ने आपके लिए कही तो वाकई बहुत ही आपके लिए अलग बात है आपके लिए, बहुत इसको आप कभी भूल नहीं सकते। निश्चित तौर पे मैं कभी नहीं भूल सकता। बिल्कुल। और अभी पूरा जो माहौल है महाराष्ट्र का, अगर हम पूरा दृश्य देखें, 3 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार के और लगभग उतने ही होने वाले हैं फडणवीस सरकार के। आपने क्या बदलाव महसूस किया? बचपन से किसानों के बीच में रहा हूं। दुर्भाग्य का दिन इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। पहली बार किसान हड़ताल पे गए हैं और ये इस सरकार की देन है। देश में मोदी की सरकार है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है।
मुझे पूरे देश भर में कोई भी बता दे इससे पहले कब किसानों ने हड़ताल की। मुझे लगता है कि अभी तक सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि किसानों की हड़ताल का मतलब क्या होता है। एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बना है ना, तो चाय की दुकान दूध वाला बंद कर सकता है। वाह। दूध निकालने का काम किसान करता है, पशु पालने का काम किसान करता है। किसानों की समस्या नहीं सुलझाई तो चाय वाले को गद्दी से उतरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये तो आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बोल रही है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं मोदी आप चुनाव कब लड़ेंगे, आप कब सत्ता में जाएंगे? आपके अंदर बहुत प्रतिभा है। शायद आने वाला चुनाव मैं भी मैदान में रहूँ। वाह, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वागीश सारस्वत आएंगे चुनाव लड़ने। 2019 का चुनाव। हाँ, बहुत सोच समझ के मैदान में रहूँगा। मैदान में रहेंगे और एक ऐसे शख्स को एक ऑप्शन के तौर पर हम देख सकते हैं। बहुत चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, बहुत बार लोगों को एक मजबूरी हो जाती है, लेकिन वागीश सारस्वत जैसे लोग हैं कहीं ना कहीं से आपको एक दिशा देते हैं, बताते हैं कि भाई मैं भी मैदान में हूँ। तो आप बहुत गंभीरता से सोचिएगा। लेकिन चलते चलते वागीश जी, हम चाहेंगे कि कुछ रचनाएं आपको याद आ रही हैं, कुछ घटनाएं याद आ रही हैं साहित्य से जुड़ी, तो हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करें। इन दिनों एक कुछ पंक्तियां मेरी बड़ी मशहूर हुई हैं मंचों पे। मुझे भी अच्छा लगता है सुनाते हुए। नाम दिल पे गुदा है न मिट पाएगा, नाम दिल पे लिखा है न मिट पाएगा, नाम दिल पे लिखा है न मिट पाएगा, सांस में गंध के जैसा घुल जाएगा, सांस में गंध के जैसा घुल जाएगा। और दो पंक्तियां देखिए कि मछलियां रो रही है। देखा है कभी मछलियों को रोते हुए? पानी में मछलियां रो रही हैं। मछलियां रो रही हैं, किसे क्या पता, मछलियां रो रही हैं, किसे क्या पता, आंसुओं से समंदर उफन जाएगा, मछलियां रो रही हैं, नाम दिल पे गुदा बहुत जबरदस्त रचना है, न मिट पाएगा। और इसकी दो पंक्तियां, आखिरी पंक्तियां मैं और सुनाना चाहता हूं कि हाथ में हाथ तेरा वाह जो लेकर चलूं, वाह वाह वाह, हाथ में हाथ तेरा जो लेकर चलूं, दूरियों का हिमालय पिघल जाए। वाह 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 वाह, हाथ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान की जो भाषा है, उसकी सोच है, उसकी जो फीलिंग है, उसको आप तक लाती है। जाहिर तौर पर वागीश सारस्वत ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। बस हम सबकी दुआ इनके साथ है और हम चाहेंगे कि फिल्मोनिया के ज़रिए जिस तरह से एक अलग राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से पॉलिटिक्स में भी ये झंडा गाड़ें और हर कोई इनको कहे वाह, कवि हो, लेखक हो, नेता हो, पत्रकार हो, इंसान हो, तो वागीश सारस्वत जैसा। आपने समय निकाला आमने सामने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऐसे जब लोग हमारे बीच आते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे सबक लेने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।